माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, साइंस के रिपीट होने वाले सभी प्रश्न को आज की वीडियो में देखेंगे। मैट्रिक एग्जाम में अब तक जितने भी साइंस के प्रश्न रिपीट हुए हैं सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हम बता देंगे। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। आप देख सकते हैं कितने बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर आकार के बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल लगा कागज होता है। दोस्तों, तेल लगा कागज क्या होता है? तो दोस्तों, ये पारभासक होता है, पारभासी भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सभी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। दोनों का वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा इन पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दर्पण सूत्र होता है। दोस्तों, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, इसे पलट कर भी दिया जा सकता है। आपको याद रखना है बीच में प्लस होगा, 1/u और 1/v, बीच में प्लस बराबर 1/f रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, F = r/2। F = r/2 सत्य है केवल। तो दोस्तों, F = r/2 अवतल दर्पण में भी काम करता है और उत्तल दर्पण में भी काम करता है। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो दोस्तों, रखना होगा वक्रता केंद्र पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। दोस्तों, आपको याद रखना है धनात्मक चिन्ह दिखाता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। दोस्तों, आभासी सीधा एक ही बात है। धनात्मक चिन्ह यानी प्लस वाला चिन्ह दिखाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा और ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो 1-2 प्रश्न आपके ऐसे ही बन जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों, धनात्मक उत्तल दर्पण का होता है। अभी हम आपको बताए थे उत्तल दर्पण में जो भी होता है ना, वस्तु दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, क्षमता, ये सभी धनात्मक होते हैं
और अवतल दर्पण में सभी ऋणात्मक होते हैं। याद रहे वस्तु दूरी दोनों में ऋणात्मक लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं लागू होता है। ये लागू नहीं होता है। तो दोस्तों याद रहे ये समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण इनमें से किसी में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों याद रखिएगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 40 का आधा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और आप कमेंट में बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। दोस्तों m बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यानी v बटे u होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल इजी है और प्रश्न कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहाँ पे प्लस में 20 है, 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। दोस्तों प्लस का चिन्ह आपको पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस को दर्शाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस सभी प्लस में होते हैं। उत्तल लेंस में सभी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं और अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में माइनस में होते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और एक प्रश्न याद रखिएगा, धूप के चश्मे का जो पावर होता है 0 डिग्री, 0 डायोप्टर होता है, डिग्री नहीं 0 डायोप्टर होता है धूप के चश्मे का पावर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों धनात्मक आए तो उत्तल लेंस मारना है आपको। धनात्मक, उत्तल लेंस, ऋणात्मक अवतल लेंस या फिर दर्पण, जो भी आप बोलें, लेकिन याद रखिएगा उत्तल प्लस में होगा, अवतल माइनस में होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है u, v और f के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र होता है। तो दोस्तों लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। याद रहे बीच में माइनस होना जरूरी है और पहले v होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस सूत्र होता है। यदि बीच में प्लस कर दे तो दर्पण सूत्र हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। दोस्तों प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी सीधा बनता है तो आवर्धन सदा होगा। दोस्तों प्रतिबिंब यदि आभासी यानी सीधा हो तो आवर्धन धनात्मक होगा। धनात्मक चिन्ह दिखाता है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो उल्टा बनेगा यानी वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, देखिए प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन होगा। दोस्तों वास्तविक का मतलब उल्टा होगा, तब आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए आभासी होगा तो धनात्मक होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। दोस्तों अवतल लेंस आपको मारना है ऋणात्मक, जब भी अवतल आए ऋणात्मक, उत्तल आए धनात्मक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है किसी उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है ये मात्रक विहीन होता है, यानी आवर्धन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, दोनों ऊंचाई है, यदि दोनों मीटर में होगा तो मीटर कट जाएगा तो यूनिट नहीं बचता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होगा। मात्रक विहीन का मतलब नहीं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है। दोस्तों आवर्धन m क्या होगा, जब प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी आभासी मतलब सीधा होता है तो प्लस होगा ना, यानी धनात्मक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। रिपीटेड प्रश्न है ये वाला। देखिए लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से ये फार्मूला बनता है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। आपको याद होगा प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल के नियम के अनुसार होता है साइन आई बटे साइन आर। देखिए सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आवर्धन कहते हैं, और ये भी बटे यू होता है आपका आवर्धन बराबर फार्मूला। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो दोनों में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। तो दोस्तों क्षमता निकालना है यानी पावर निकालना है और लेंस सूत्र आपको बताना है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। दोस्तों पहले 1/v माइनस बाद में 1/u करना होगा लेंस सूत्र से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न का कहना है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों पानी से भरी बाल्टी की बात करें या फिर तालाब की गहराई के बारे में बात करें, इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। और तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही।
आगे प्रश्न है क्रांतिक कोण है। दोस्तों क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तालाब का जल गहरा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और अभी हम आपको बताए थे कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम पड़ती है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रहे जल के बारे में जो भी बात पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन ही उसका राइट आंसर हो जाता है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिंपल, निर्गत किरण के बीच बनेगा तो निर्गत कोण ही तो होगा। आपतित किरण के बीच बनने वाली जो कोण होता है ना, वो आपतन कोण होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होता है अनंत, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? तो दोस्तों 150 डिग्री होता है दृष्टि क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो दोस्तों अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो दोस्तों परितारी का रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? तो दोस्तों रेटिना है, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, और मानव नेत्र में उत्तल लेंस ही तो होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, अभी तो हम बताए थे आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या होता है? तो दोस्तों दृष्टिपटल होता है। इसे हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं और इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। खतरे के सिग्नल में किसका उपयोग होता है? किस रंग का? तो लाल रंग का उपयोग होता है खतरे के निशान में। आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या है? दोस्तों सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी रंग, विचलित बैगनी। ठीक है, सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है एक स्वस्थ आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होता है? तो दोस्तों अनंत होता है। अधिकतम दूरी अनंत होता है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है दोस्तों समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता। दोस्तों ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि समंजन क्षमता क्या है, तो ये यहाँ पे आपका परिभाषा लिखा हुआ है, आप इन्हें याद कर लीजिए, 2 मार्क्स वाले प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न का कहना है आमीटर का प्रतिरोध होता है तो छोटा होता है। आगे है आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? दोस्तों आमीटर से किसे मापा जाता है? तो धारा को ही तो मापा जाता है आमीटर से।
आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। आगे है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? दोस्तों एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। वैसे आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो आपके तार होते हैं उसमें जो रनिंग करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जूली नहीं जूल। दोस्तों कुछ एसआई मात्रक आप याद रखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, और ऊर्जा और कार्य, ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जूल। आप याद रखिएगा, ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक जूल, जूली नहीं जूल। आगे देखिए, आगे प्रश्न देखिए, आवेश का मात्रक है कूलॉम, क्या है? कूलॉम। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक वोल्ट कहलाता है, दोस्तों एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलॉम। दोस्तों यहाँ वोल्ट में लो लगा हुआ है, वोल्ट में लो है, यहाँ जूल में भी लो है और कूलॉम में भी लो है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, याद रखिएगा, यहाँ वोल्ट में आधा लो है, यहाँ जूल में भी लो है और कूलॉम में भी लो है, तो 1 जूल प्रति कूलॉम होगा 1 वोल्ट बराबर। ऑप्शन में आप अच्छे तरीके से छांट सकते हैं। देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता, अभी हम बताए थे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए कमेंट में, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक एक ही होता है, बताइए क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? दोस्तों चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? दोस्तों V बराबर IR आपका सत्य है ओम के नियम से। आगे प्रश्न को देखिए, आगे प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? हम ये सभी प्रश्न अभी रिपीट कर दिए थे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, बताइए एम्पियर किसका मात्रक होता है? दोस्तों एम्पियर होता है विद्युत धारा का। बताइए जूल किसका होता है? जूल, बताइए क्या किसका होता है? जूल। दोस्तों कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। दोस्तों किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, R बराबर V/I हो जाएगा इसका राइट जवाब। दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, संयोजित है तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों यहाँ से आपको देखना है प्रश्न, अगर 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्वद संयोजित है। अच्छा दोस्तों, पार्श्वद का मतलब होता है समांतर, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों समांतर क्रम में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा 1/RS, 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह आपका समांतर क्रम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, एक आपका श्रेणी क्रम होता है। प्रतिरोधों को 2 तरीके से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। दोस्तों अगर 3 चालक R1 R2, दोस्तों यहाँ चालक नहीं, यहाँ प्रतिरोध होगा। अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर क्या होगा? तो दोस्तों श्रेणी क्रम का जो होता है आपका RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो दोस्तों सूर्य को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है दोस्तों यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, याद रखिएगा ये अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न का कहना है, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए प्रश्न है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुमान क्या होता है। अनुमान नहीं दोस्त, ये अनुपात होगा। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो दोस्तों यहाँ पे आपका n का मान कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1:3 आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है Fe+CuSO4 यानी फेरस, उसके बाद कॉपर सल्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो दोस्तों कॉपर का जो सल्फेट है ये Fe यानी लोहा के पास आ गया और कॉपर विस्थापित हो गया। यहाँ पे देखिए तो ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दहन कहते हैं, जिसमें ऊष्मा की भी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टूथपेस्ट कैसा होता है। तो दोस्तों ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। दोस्तों अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होगा। दोस्तों pH मान इसका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। दोस्तों 7 होता है। जल उदासीन होता है। दोस्तों कुछ पॉइंट आप नोट कीजिए, यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम होगा तो वह विलयन अम्लीय होगा, और यदि किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा, और यदि किसी विलयन का pH मान 7 ही होगा तो वह विलयन उदासीन होगा। अर्थात उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, इसका मतलब जल उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है। तो दोस्तों 7.0 से 7.8 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है बेकिंग सोडा एक मिश्रण है। तो दोस्तों ये किसका मिश्रण है। NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों केमिस्ट्री से आपके 2-3 फार्मूला वाला जो होता है ना प्रश्न वो आएंगे ही, तो हम इसके लिए एक वीडियो बनाए हैं कुछ दिन पहले जिसमें हम टॉप 30 सूत्र को कवर किए हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिए, वहाँ से 2-3 प्रश्न देखने मिल जाएंगे जिसमें आपका संगमरमर, चीनी, ग्लूकोज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, भारी जल, यानी तमाम प्रकार के सूत्र जो आपके एग्जाम में टपकते हैं, नीला थोता, ये सभी
को ऐड किया गया। उस वीडियो को आप देख ले, वहाँ से 1-2 प्रश्न देखने मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस में रवा जल होता है? दोस्तों रवा जल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया फिर से एक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O याद रखिएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे तो दोस्तों वो होता है CaSO4 डॉट 2H2 होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो दोस्तों ये विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 डॉट 5H2O। याद रखिएगा आप यहाँ पे 5 को, आपका काम हो जाएगा 5, ठीक है। तूतिया 5 मिनट मांगता है, आप समझ सकते हैं हम क्या बोले। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? दोस्तों ये जर्मेनियम उपधातु है। और सिलिका, याद रखिएगा, सिलिका भी उपधातु होता है। दोस्तों जर्मेनियम, सिलिका ये सभी उपधातु हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट कौन विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं तो उच्च होते हैं। हीरा का गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या। दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्न में कौन सी अधातु है जो चमकीला है? अक्सर सभी अधातु चमकीला नहीं होते हैं। एकमात्र अधातु आयोडीन है जो चमकीला होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है? तो सुचालक है, तभी तो खाना बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम होता है और यह पेंसिल में देखने मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों चाकू से 3 धातु को काट सकते हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम, इसके लिए आपको याद रखना है एक शब्द नकली। क्या? नकली याद रखना है, NAK, NAKLI, नकली याद रखना है। चाकू से कटने वाली धातु का ट्रिक है नकली। Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Li से लिथियम, इन 3 धातु को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये हो गया आपका भुजा हुआ चूना, CaOH2, याद रखिएगा, भुजा हुआ चूना। देखिए फिर वही प्रश्न पूछ दिया कि कौन सा भुजा हुआ चूना है। दोस्तों भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है ये वाला, CaOH2 होता है भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र बोलेगा तो CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और भुजा हुआ चूना का ही पुताई किया जाता है दीवारों में, खासकर दीपावली के दिन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कॉपर। यदि सोडियम दिखे तो वो आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे आपका कॉपर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना का परमाणु संख्या। दोस्तों सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। आपको ट्रिक याद होगा ना, 100 से 7, 9 से 9, ठीक है। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइड जो है ना एल्यूमिनियम का अयस्क है, और हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क है? आप कमेंट में बताइए। लोहा का है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में
पाया जाता है चिली साल्टपीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे वही प्रश्न आ गया, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु। दोस्तों सबसे क्रियाशील धातु होता है आपका सोडियम। यदि आपको सोडियम ऑप्शन में नहीं मिले तो आपका कॉपर आंसर हो जाता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक बोलेगा तो सोडियम को टिक मारना है, सोडियम नहीं रहेगा तो कॉपर को मारना है। मारने का मतलब ये हुआ कि टिक मारना है दोस्त, ऐसा नहीं कि उसके कान में मारना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है पीतल है। दोस्तों पीतल क्या है? तो पीतल है एक मिश्र धातु। और पीतल किस किस का बना होता है आप बताइए? पिताजी, याद है ना पिताजी। तांबा और जिंक से बनकर मिलकर बनता है कौन? तांबा, सॉरी पीतल बनता है ना, इसलिए पीतल मिश्र धातु है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो 2% कार्बन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आभूषण बनने वाला सोना। आभूषण बनाने में जिस सोना का प्रयोग होता है ना, वो कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ध्यान से सुनिए, आभूषण बनाने में जो प्रयोग होता है वो सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है, लेकिन शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ठीक है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट का प्रयोग होता है और शुद्ध होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अम्लगम क्या है? दोस्तों पारे में घुली धातु होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, निकेल और क्रोमियम होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट बस आपको दिख रहा है कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? दोस्तों कांसा कहते हैं तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को। और सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। और अभी हम ऊपर में बताए थे पीतल के बारे में कि पिताजी तांबा और जिंक से मिलकर बनते हैं कौन? पीतल, ठीक है। इन तीनों प्रश्न को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगर किसी मिश्र धातु में से एक धातु पारद है यानी पारा है तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे अम्लगम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध सोना होता है, अभी हम आपको बताए थे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन जो आभूषण बनाया जाता है, जो जेवरात बनाया जाता है, वो आपका क्या होता है? वो होता है आभूषण 22 कैरेट का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। याद रखिएगा आप, एल्काइन, एल्किन, एल्केन ये तीनों का सूत्र पूछा जाता है। सूत्र वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो पछतावा होगा आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद। देखिए मैथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? दोस्तों फॉर्मिक अम्ल को ही मैथेनोइक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों C2H4 सबसे अधिक क्रियाशील है कार्बनिक यौगिक में बोले तो, और ऐसे बोले तो आपका क्या होगा? सोडियम होगा, ठीक है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? दोस्तों वोहलर ने किया था यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का सूत्र क्या होता है आप बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए यूरिया का सूत्र क्या है, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, CHO है ये, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है और C सिंगल बॉन्ड H है। ये प्रक्रियात्मक समूह किसका है? तो दोस्तों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, तो ये किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो दोस्तों एथेनॉल होता है। रिपीटेड प्रश्न है, देख लीजिए इसे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, CHO अभी हम बताए थे CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये अम्ल का होता है, अम्ल का होता है COOH, और एल्डिहाइड का क्या होता है? तो CHO होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है बेंजीन का
अनुसूत्र क्या होता है? दोस्तों बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। आगे प्रश्न है एथीन। एथीन का सूत्र क्या होता है? दोस्तों एथीन का सूत्र होता है C2H4। C2H4 और ये ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अभी हम ऊपर में बताए थे एथीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? दोस्तों सबसे सरल यौगिक की बात करें तो मीथेन होगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मीथेन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों मीथेन एल्केन का उदाहरण है। एल्केन का सूत्र क्या होता है बताइए? CnH2n+2 होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हीलियम। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। दोस्तों हीलियम की परमाणु संख्या 2 होते हैं और पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षा में 8 होते हैं, तीसरे कक्षा में क्या होते हैं? 8, फिर चौथे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो आपका ये 2n² से निकाला जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो 2 है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो 2 है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 1 पिकोमीटर बराबर होता है? दोस्तों 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। 10⁻⁻12 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है अक्रिय तत्व कौन है? दोस्तों अक्रिय तत्व हीलियम होता है। हीलियम को अक्रिय तत्व कहते हैं। और भी हैं, अक्रिय तत्वों की संख्या 6 है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी अक्रिय तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। पहला कक्षा में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, तो 8 2 10 हो गया और लास्ट में 7 होगा। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगा क्लोरीन के। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके फलन होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है और जो मेंडलीव का है वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? दोस्तों क्षैतिज कतार को कहते हैं आवर्त और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो दोस्तों सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है आपका लोहा Fe। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो दोस्तों सोडियम है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? दोस्तों सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और इसे चाकू से काटा जा सकता है और इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? दोस्तों प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं क्षार धातु। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूरेनियम सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। दोस्तों 1 से लेकर यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के परमाणु संख्या आप याद करके जाइएगा। आपके एग्जाम में परमाणु संख्या पूछा जाता है। पोटेशियम का 19 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गंधक के परमाणु संख्या होते हैं? दोस्तों गंधक कहने का मतलब है सल्फर। सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 16 और सल्फर को ही गंधक कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है? दोस्तों परजीवी पादप का उदाहरण होता है आपका कौन? तो कसकुटा। क्या होता है? कसकुटा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। दोस्तों ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होते हैं। तो वही पूछा गया ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो दोस्तों 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के मुख में। नेक्स्ट प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? तो दोस्तों जल से बाहर निकलता है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों कवक में पोषण की विधि होती है मृतजीवी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों मृतजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? दोस्तों रंध्र में होता है, जिसे एस्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो दोस्तों हरित लवक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्लोरोफिल के अणु। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो दोस्तों अमीबा कुटपाथ के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इन सभी बातों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? आप बताइए क्या है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि होगा, छोटी और बड़ी होगा यकृत। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो दोस्तों स्टार्च के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त जो है ना क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो दोस्तों हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कहलाता है श्वासोच्छ्वास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए,
ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मछली का श्वसन अंग है। दोस्तों मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स और मनुष्य का श्वसन अंग होता है फेफड़ा और आपका मेढक का होता है ट्रेकिया या त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों रंध्र के द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक है आपका आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका या कणिका। नेक्स्ट प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और आपका ऑप्शन में कॉकरोच भी देखने मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है? तो दोस्तों एक दिशीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जन होता है? दोस्तों पौधों में जो उत्सर्जन होता है वो होता है वातरंध्रों से, पत्तियों के गिरने से, छाल के विलगाव होने से पत्तियों का उत्सर्जन यानी पौधों में उत्सर्जन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो दोस्तों नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग? तो दोस्तों प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क यानी किडनी। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो दोस्तों अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इन सभी का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो दोस्तों वृक्क जो संबंधित है वो है उत्सर्जन से। अब मनुष्य में कितने जोड़े वृक्क होते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया का निर्माण होता है? दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्रोत हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्रोत हैं तो सूर्य के प्रकाश। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? दोस्तों हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? तो दोस्तों वे होते हैं आपके क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं या उपभोक्ता होते हैं या क्या होते हैं? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं आपके कौन? तो उपभोक्ता होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में और याद रखना है समताप मंडल में पाए जाते हैं ओजोन परत। ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? तो दोस्तों पराबैंगनी विकिरण से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। बकरी घास पर निर्भर करती है और मानव बकरी पर, जिससे एक आहार श्रृंखला बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कब हुआ था? कहने का मतलब ये है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों 1970 में हुआ था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है आपका वन। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है? दोस्तों इन चार में से कौन सा सही होगा आपको कमेंट में बताना है। तब तक के लिए बाय बाय।